किशनलाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशनलाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशनलाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियां भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशनलाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशनलाल, गाड़ियां उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको। सारी जगह तुम्हारी गाड़ियां घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब, मैं क्या करूं, लोग गाड़ियां लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना, मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशनलाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशनलाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो? अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है। दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं। ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो, कितना दिमाग की बात है ना। हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद, दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं? अरे छोटू, भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। मिनी सैंडब्रिज व्हीकल्स। एक गांव में मोनू सिंह नाम का एक गुंडा रहता था। उसकी गैंग गांव के पास एक गुफा में चोरी के प्लान सोचती थी। मोनू सिंह का एक बेटा था सोनू, वो बहुत ही बेवकूफ़ था। एक दिन मोनू ने गुफा में अपने साथियों से कहा, हम लोग एक जैसी ही गाड़ियां लेकर बैंक में जाएंगे। चोरी करने के बाद तुम लोग सब एक गाड़ी में भाग जाना और मैं पुलिस को भटकाने के लिए दूसरी तरफ भाग जाऊंगा। ये सुनकर सोनू कहता है, वाह पापा, आपका प्लान कितना अच्छा है, आप कितने समझदार हो। शाबाश बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी समझदारी को समझ सकते हो, और इन बाकी मूर्खों को देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े हैं। मोनू सिंह और सोनू बाकी सब चोरों की ऐसे ही बेइज्जती किया करते थे। ये बात सभी चोरों को बुरी लगती थी। ये बाप बेटा तो दोनों हमारी बेइज्जती ही करते रहते हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। वो चोर पुलिस से मिल जाता है और पुलिस को मोनू सिंह की चोरी करने की तरकीब के बारे में बता देता है। एक दिन जब मोनू सिंह चोरी के लिए जाने लगता है तो सोनू उससे कहता है, पापा, मैं भी आपके साथ आज बैंक लूटने चलूंगा। हाँ, क्यों नहीं बेटा, अब तुम भी बड़े हो गए हो। और फिर मोनू सिंह उन सबको प्लान समझाता है। हम लोग बैंक लूटने के बाद उस पुराने सैंड ब्रिज के पास इकट्ठा हो जाएंगे और तुम लोग वहाँ खड़ी गाड़ी में पैसे लेकर गुफा में वापस आ जाना और मैं पुलिस वालों को भटकाने के लिए दूसरे रास्ते से होता हुआ गुफा में आ जाऊँगा। हाँ पापा, हम ऐसा ही करेंगे, मैं इन चोरों के साथ रहूँगा ताकि ये कोई बेवकूफ़ी ना करें। मोनू सिंह का साथी चोर पुलिस को इस बारे में जानकारी दे देता है। पुलिस रेत के टीले के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर देती है। सोनू बैंक लूटने के बाद बाकी चोरों के साथ रेत के टीले के पास पहुंचता है। वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी देखकर वो खुश हो जाता है। देखा तुम सबने, पापा के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, गाड़ी भी खड़ी करी है तो पुलिस की, ताकि पुलिस भी हमें पुलिस समझकर छोड़ दे। सोनू सभी चोरों के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उन्हें अपनी गुफा का रास्ता मालूम नहीं था।
वो लोग जीपीएस चला लेते हैं। जीपीएस सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाता है। पुलिस उन्हें पकड़कर बंद कर देती है और बहुत मारती है। और दूसरी ओर गुफा में जाकर वो लोग मोनू सिंह को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी लाकर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह मोनू सिंह की समझदारी और सोनू की बेवकूफ़ी उन दोनों पे भारी पड़ती है और उन्हें अपनी सारी उम्र जेल में बितानी पड़ती है। मरम्मत कार, पहिया बेल्ट, स्पोर्ट्स कार। सिद्दीपुर नाम के एक गांव में आलोक नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका हाल ही में शादी हुआ और दहेज में उसको 50 लाख मिलता है। उसको पता नहीं चला उन पैसों से क्या किया जाए, लेकिन उसको स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद आते थे। एक दिन उसकी बीवी अपनी मैकी को चली जाती है। तभी आलोक ने शहर जाकर एक अच्छी शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदकर लेके आता है। गांव में सभी लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी आलोक का दोस्त करीम उसको देखता है। अरे ये कितना सुंदर स्पोर्ट्स कार है, ये तो कम से कम 50 लाख की होगी। ये आलोक तो नालायक है, उसको इतना कॉस्टली स्पोर्ट्स कार नहीं होना चाहिए। तभी आलोक उस कार को लेकर करीम के पास जाता है। अरे मेरे दोस्त, ये देखो मेरा नया स्पोर्ट्स कार। कितने दिनों से इसको खरीदने के लिए सोच रहा था, अब जाके हुआ। हाँ यार, लेकिन ये मॉडल तो फ्लॉप मॉडल है। इसके इंजन भी अच्छी नहीं है, इसका बहुत प्रॉब्लम्स है यार। मालूम नहीं तुमने ये क्यों खरीदा? मैं तो एक कार रेसर हूँ, मुझसे पूछ लेते। ये क्या बोल रहे हो यार, तुमने तो मेरे सारी खुशी पे पानी फेर दी। ठीक है, एक काम करते हैं यार, कल एक रेस होने वाला है, मैं इसे उसमें चलाकर देखूंगा, उससे पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है। ऐसा बोलकर करीम रेस में भाग लेता है, लेकिन जानबूझकर करीम कार को ले जाकर एक पेड़ से टकरा देता है और ऐसे कार की सारे पहिए टूट जाते हैं और निकलकर बाहर आ जाते हैं। फिर करीम ने बोला, सॉरी यार, मैंने बोला ना कार कंट्रोल हुआ नहीं, ये बिल्कुल एक खटारा कार है। कोई बात नहीं यार, तुमने ट्राई तो किया, मैं इसको मरम्मत करवाता हूँ, देखूंगा ये ठीक क्यों नहीं होगा। ऐसा बोलकर आलोक मैकेनिक के पास ले जाकर पहिए की जगह एक बड़ा आयरन बेल्ट लगवा देता है, एक टैंकर की तरह। तभी वह बिल्कुल ठीक और मजबूत भी हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि दूसरे गांव में और एक रेस होने वाला था। तुरंत वहां पर आलोक जाता है और रेस में भाग लेता है। सब लोग पहिए की जगह उस आयरन बेल्ट वाली कार को देखकर चौंक जाते हैं। देखते ही देखते आलोक रेस में प्रथम आ जाता है। उसका प्राइज मनी 10 लाख भी जीत जाता है। तभी एक आदमी ने आलोक से पूछा, अरे भैया, ये तो सिद्दीपुर में हुआ रेस में एक्सीडेंट वाला कार तो नहीं? हाँ भैया, ये वही है, उसको मैंने बदल दिया है। लेकिन उसका ड्राइवर करीम तो निकम्मा है, जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया है। तभी आलोक को करीम का दुर्बुद्धि समझ में आ जाता है और उसके पास जाकर, यार तुमने एक सोचकर मेरा कार का एक्सीडेंट करवा दी, लेकिन मैंने उसको बदलकर अभी 10 लाख रुपए कमाया है। धन्यवाद यार। करीम उसको देखकर दंग रह जाता है। साइकिल वाली वाटर बोट। सेलपुर नामक गांव में मुनीश नाम का एक नाव चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक था। सेलपुर गांव में स्कूल न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नदी पार के गांव मेलपुर में जाना पड़ता था। उसके लिए उन्हें मुनीश की नाव में बैठकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में मुनीश की ही नाव थी। मुनीश इस बात का नाजायज फ़ायदा उठाता था। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें छोड़कर ही यहाँ से चला जाऊँगा, और फिर तुम लोग स्कूल कैसे जाओगे? और हाँ, कल अपने माँ बाप से पैसे ज़रूर ले आना। क्या अंकल, आप हमेशा पैसे मांगते रहते हो और हमें तंग करते रहते हो। उसी गांव के रहने वाले चिंटू और मोहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। चिंटू बहुत ही होशियार था और मोहन बेवकूफ़। चिंटू हमेशा क्लास में प्रथम आता था और उसकी सभी तारीफ करते थे, और दूसरी तरफ मोहन को हमेशा डांट ही पड़ती रहती थी। इसलिए
इसलिए मोहन चिंटू से बहुत जलता था। ये चिंटू की तो सभी लोग तारीफ करते हैं और मुझे हमेशा सब लोग मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। कुछ करना पड़ेगा इस चिंटू का। चिंटू और मोहन की वार्षिक परीक्षा आ गई थी। पहले पेपर के दिन जब दोनों स्कूल जाने के लिए बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो मुनीश चिंटू से कहता है, अरे चिंटू उतरो नीचे, नाव भर गई है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन अंकल मेरा तो आज पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे नहीं पता फेल हो या पास, चलो उतरो नीचे। और मुनीश चिंटू को वहीं छोड़कर नाव ले जाता है। लेकिन शाम को चिंटू मोहन को मुनीश को पैसे देते हुए देखता है। ये लो अंकल अपने पैसे, आपने अच्छा किया चिंटू को उतार दिया, कल भी आप उसको ऐसे उतार देना। जब वो 2 पेपर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। चिंटू समझ जाता है कि ये मोहन की ही चाल है उसे नीचा दिखाने की। अगले दिन सुबह जब सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव के पास आते हैं तभी चिंटू भी वहाँ आता है और मुनीश उससे कहता है, अरे चिंटू बेटा आज भी नाव भर गई है, नीचे उतरो। अंकल मुझे आपकी नाव में नहीं जाना है, देखो मैंने अपनी खुद की नाव बनाई है, वो भी साइकिल से चलने वाली। तभी चिंटू अपनी साइकिल बोट में सवार होकर नदी पार कर लेता है और सबसे पहले जाकर स्कूल पहुंच जाता है। उसकी साइकिल बोट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इधर मोहन बहुत शर्मिंदा होता है और वो चिंटू से माफ़ी मांगता है। अरे कोई बात नहीं मोहन, मैं कहता हूँ तुम भी मेहनत करो, तुम भी अव्वल आ सकते हो। अब चिंटू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों इकट्ठे ही साइकिल बोट में बैठकर स्कूल जाते हैं और चिंटू क्लास में प्रथम आता है और मोहन द्वितीय आ जाता है। देखा मोहन, मैं ना कहता था मेहनत करोगे तो जरूर पास हो जाओगे।